नमस्कार, स्वागत है आपका। टॉप एट 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सराब वारिस। करेंगे खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पोनमुडी का विवादित बयान। कहा, सनातन सिद्धांतों के खिलाफ लड़ने के लिए बना इंडिया गठबंधन। दिल्ली में शरद पवार के घर पर INDIA की कोऑर्डिनेशन कमेटी की कल होगी पहली बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति के साथ सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश बीजेपी का हारी हुई सीटों पर फोकस। कोर कमेटी की बैठक में हुआ मिशन 103 पर मंथन। कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ 64 सीटों पर बनेगी रणनीति। भोपाल में कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस का मंथन। विधानसभा चुनाव को लेकर बनी रणनीति। 29 लोकसभा पर्यवेक्षकों को सौंपी गई जिम्मेदारी। बीजेपी का मिशन राजस्थान। परिवर्तन यात्रा के समापन के बाद शुरू होगा आकांक्षा अभियान। 4 माध्यमों से बीजेपी जानेगी जनता की आकांक्षाएं। डीजल गाड़ियों पर 10% अतिरिक्त GST लगाने जैसा कोई प्रस्ताव नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने केस सरकार रखी मांग को ठुकराया। राजद्रोह कानून पर अब 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। सीएम सुक्खू और प्रियंका गांधी ने कुल्लू और मंडी में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा। प्रभावितों से की मुलाकात। प्रियंका गांधी ने कहा, प्रदेश के लोगों ने मजबूती से आपदा का किया सामना। सब्जियों की कीमतों में कमी के चलते खुदरा महंगाई दर में गिरावट। अगस्त में 6.83% रही डिटेल इन्फ्लेशन। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की पुष्टि। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। इंडिया गठबंधन की कल होने वाली अहम बैठक से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बयान देकर खलबली मचा दी। ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए खड़े हैं। ललन सिंह के बयान के बाद विपक्षी गठबंधन के तमाम दलों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने ललन सिंह के बयान पर चुटकी ली है। आप सबों ने एक ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है जो पूरे देश का, बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। ये बयान है जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का। नीतीश कुमार को लेकर दिया गया यही वो बयान है जिस पर सियासत बेहद गर्म हो गई है। देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए योग्य उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं, ये बताने की कोशिश ललन सिंह कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। आज तक किसी माई का लाल साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार जी पर कोई उंगली उठा सके, इसलिए कि नीतीश कुमार जी का धर्म ही एक ही है। वो सेवा भाव के साथ काम करते हैं। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने पार्टी कैडर से जुड़ने की भी कोशिश में। मंगलवार को नीतीश अपने पार्टी नेताओं से लंबी मुलाकात की और आने वाले चुनाव से पहले रणनीति पर चर्चा भी की। लेकिन अब जरा इस तस्वीर को देखिए और जेडीयू कार्यकर्ताओं के नारे को भी सुनिए। प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। प्रधानमंत्री देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, ये नारे नीतीश कुमार के समर्थन में लगाए जा रहे हैं। ललन सिंह के बयान पर कांग्रेस गोलमोल जवाब दे रही है। पार्टी प्रवक्ता असितनाथ तिवारी कहते हैं, ये सही है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय नेता हैं। नीतीश कुमार जी तो राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा चेहरा है, इसमें किसको डाउट है भाई। अटल जी के साथ वो उनकी बगल की कुर्सी पर अगली पंक्ति में बैठते थे और आज जो साहिब मसनद वो पीछे कोने में कहीं खड़े रहते थे, लोगों का स्वागत करते फिरते थे। तो उनका तो कद बहुत बड़ा रहा है, शुरू से बहुत बड़ा रहा है। इसमें क्या आश्चर्य है कि अगर ललन सिंह कह दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय स्तर के नेता, राष्ट्र के नेता हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर भाजपा के नेता दिन में प्रधानमंत्री बनने का सपना न देखने की नसीहत जेडीयू को दे रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है बयानवीरों से कि सपने रात में देखिए, दिन में सपना देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री बयानों से नहीं बनते हैं,
प्रधानमंत्री काम से बंद। लगातार दूल्हा तय करने की नाकाम कोशिश हो रही है, उसका एक साक्षात उदाहरण है कि दूल्हा ही नहीं तय कर पा रहे हैं, भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, बिना दूल्हा के बारात लेकर चल पड़े हैं। वैसे बुधवार को ही दिल्ली में INDIA गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होने वाली है। ऐसे में नीतीश कुमार के नाम को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू के नेता जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कार्यकर्ता जिस तरह से नारे लगा रहे हैं, उससे सवाल यही कि क्या INDIA नीतीश को PM उम्मीदवार मानेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर सनातन को लेकर INDIA गठबंधन के नेता लगातार हमले कर रहे हैं। DMK के एक और नेता ने सनातन पर विवादित बयान दिया है। इंडिया गठबंधन का निर्माण ही उन्होंने कहा कि सनातन विरोध के तौर पर हुआ है। इस बयान के बाद सियासी वार पलटवार और तेज हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। हाल के दिनों में लगातार सनातन धर्म पर सवाल विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। DMK नेता एक के बाद एक सनातन के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी से की। फिर उदयनिधि से 2 कदम आगे बढ़ते हुए DMK नेता A राजा ने सनातन को कुष्ठ और HIV जैसी बीमारी बताया। तो अब सनातन के खिलाफ DMK के एक और नेता पोनमुडी का विवादास्पद बयान सामने आया है। पोनमुडी कहते हैं INDIA गठबंधन बना ही सनातन के खिलाफ है। सुनिए तमिल में क्या कह रहे हैं पोनमुडी। இதற்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இன சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாக்கி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். அவை வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் सभी दल सनातन के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं, ये दावा DMK के नेता कर रहे हैं। चेन्नई से निकले इस बयान ने बिहार की सियासत भी गर्म कर दी है। पनमुडी के बयान का कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास समर्थन कर रही हैं, तो जेडीयू के नेता इसे निजी बयान बताकर मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। दूसरी बात है कि देश में मोदी मेड संविधान की शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। विगत 9 वर्षों में देश का जो माहौल भाजपा और RSS के लोगों ने बिगाड़ दिया है, उसके बाद से ही सनातन धर्म के खिलाफ उंगली उठना शुरू हो। अब ऐसे कोई बयान दे रहे तो उनका बयान हो सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन का जो नीतिगत निर्णय है उसमें सीधे तौर पर जो संविधान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, वही महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने पनमुडी के बयान को लेकर INDIA गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन ही, उनका गठन ही सनातन का नाश करने के उद्देश्य से हुआ है, लेकिन इस देश में मुगल आए, अंग्रेज आए, सनातन का नाश नहीं कर पाए। ये के पौर्णमुडी क्या कर। सनातन पर छिड़ा सियासी संग्राम बीजेपी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच जोरदार पलटवार करने का मौका दे दिया है। वहीं इस बेहद गंभीर मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, RJD नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की चुप्पी पर बीजेपी हमलावर है। सियासत के बीच सनातन पर छिड़ा संग्राम बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि दूसरे धर्म को लेकर चर्चा करने तक से नेता छिटकते हैं और बार बार हमला सनातन पर हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति गृह मंत्रालय ने दी है। ऐसे में लालू फैमिली की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लालू प्रसाद के अलावा इस केस में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया है। मामले पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 21 सितंबर को सुनवाई होगी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिए जाने के मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सीबीआई ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से लालू के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांगी थी, जिसे गृह मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। बता दें, इस मामले में सीबीआई ने बीते 3 जुलाई को तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। 8 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की पहली सुनवाई होनी थी, पर ऐन वक्त पर सुनवाई टल गई। 12 सितंबर को फिर से मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई एक बार फिर टल गई। अब 21 सितंबर को अदालत सुनवाई करेगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे।
आप ही बताइए ना, चार्जशीट और फिर से अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट किया है तो उसमें कोई अंतर तो है नहीं, और ऐसा तो पहली बार हुआ है कि जिसका नाम चार्जशीट में है उसका भी नाम जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट में है। तो ये तो बेकार की बात है, सब कोर्ट में हम लोग अपना पक्ष रखेंगे ना। नौकरी के बदले जमीन दिए जाने का मामला क्या है वो भी जान लीजिए। दरअसल रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री कराने का आरोप है। लालू परिवार के नाम पर जमीन रजिस्ट्री का आरोप है। बिना विज्ञापन के कई लोगों को नौकरी देने का आरोप है। 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती इस मामले में फिलहाल बेल पर हैं। इस मामले में सीबीआई के साथ ही ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा है कि इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार की भूमिका सीमित है और जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे उनकी भूमिका और सीमित हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले 5 कैंडिडेट भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार जी अगर रहे भी तो उनकी एक बहुत सीमित भूमिका है, और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, ये हमारी बात को लिख कर रख लीजिए, वैसे वैसे उनकी भूमिका और सीमित होती जाएगी और चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि आपने हमारी एक भविष्यवाणी सुनी होगी बंगाल में, जहां मैंने कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा। मैं आपको बिहार के नजरिए से एक भविष्यवाणी कर देता हूं कि और कुछ हो चाहे नहीं, इतना मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि अगले लोकसभा चुनाव में जदयू के सिंबल से, तीर छाप के सिंबल से लड़ने वाले 5 लोग भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। राजद्रोह की धारा 124A के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि सीजेआई ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 5 जजों की बेंच बनाने की बात कही, साथ ही केंद्र सरकार की मांग को ठुकरा दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि अदालत तय करे कि क्या इस मामले को संविधान पीठ में भेजना चाहती है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणा ने कहा कि एक नया कानून लंबित है, तो सीजेआई ने पूछा कि इसमें क्या कहा गया है। दिल्ली में डीजल की गाड़ियों पर अतिरिक्त 10% जीएसटी लगाने की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि फिलहाल इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है जिसमें डीजल की गाड़ियों पर अतिरिक्त 10% जीएसटी टैक्स लगाने की बात कही गई हो। आपको बता दें कि कुछ घंटे पहले ऐसी खबरें आ रही थीं कि नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री को एक प्रस्ताव भेजा है जिस पर उन्होंने डीजल की गाड़ियों पर अतिरिक्त 10% का टैक्स लगाने की बात कही थी। हालांकि अब जब नितिन गडकरी ने एक्स पर इसे लेकर अपनी बात साझा की है तो ये साफ है कि फिलहाल डीजल वाली गाड़ियों पर किसी तरह का अतिरिक्त टैक्स नहीं लगने जा रहा है। सीएम केजरीवाल 3 दिवसीय दौरे पर पंजाब जाएंगे। अपने दौरे में सीएम केजरीवाल कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब की जनता से की गई कुछ बड़ी गारंटियों को भी पूरा करेंगे। इसमें शिक्षा की गारंटी के अंतर्गत अमृतसर में पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन करेंगे और ये पंजाब में पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस होगा। इसके अलावा राज्य के उद्योगपतियों के साथ टाउन हॉल बैठक करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे। राजनाथ सिंह ने सांबा में एक प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने बीआरओ के तैयार करदा पुल का इफ्तिताह किया। पुल प्रोग्राम के दौरान बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कई प्रोग्रामों का उन्होंने उद्घाटन किया। वजीर दिफा ने 11 रियासतों मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 2900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाए गए बीआरओ के इंफ्रास्ट्रक्चर को कौम के नाम वक्फ किया। प्रोजेक्टों में हिमाचल प्रदेश में और साथ ही साथ मगरबी बंगाल में 2 हवाई अड्डे, 2 हेलीपैड, 22 सड़कें और 63 पुल शुरू किए गए। राजनाथ सिंह ने मशरकी लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड का वर्चुअल संग बुनियाद रखा। और जिस तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने विगत कुछ वर्षों में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है, क्योंकि प्रत्यक्ष मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, मैं कह सकता हूं उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं यही डायरेक्टर जनरल चौधरी से बात कर रहा था कि कितने वर्षों में कितने रोड्स का, ब्रिजेस का और टनल्स का हमने लोकार्पण किया है। तो उन्होंने कहा पिछले 2.5 वर्षों में
205 का किया है और आज 90 और कर रहे हैं, यानी 295 यह पूरा हो जाएगा। तो मैं देख रहा था कि 900 डेज होते हैं, 900 दिन होते हैं। 900 दिनों में लगभग 300 रोड्स, ब्रिजेस और टनल्स, इन सब का जो है लोकार्पण हुआ है। यानी हर 3 दिन में एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित किसी न किसी परियोजना का उद्घाटन हुआ है। हिमालय ने एक जंगल के रूप में हमेशा भारत की रक्षा की है साथियों। अल्लामा इकबाल ने किसी समय लिखा था, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, कि पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पांचवां हमारा। पांचवां मतलब होता है पहरेदार। हिमालय को लेकर बिल्कुल यह उन्होंने सही लिखा था, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, हिमालय के इन दुर्गम इलाकों में सड़कों का निर्माण करके आप लोगों ने भारत की रक्षा करने में हमारी आर्म्ड फोर्सेस की काफी मदद की है। और मुझे याद है कि एक बार मैं बीआरओ को ब्रो यानी ब्रदर कहकर संबोधित किया था। ब्रदर को लोग बोलचाल की भाषा में भाई को ब्रो कहते हैं। यह कहकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ को हमने संबोधित किया था। बीआरओ नहीं है, ब्रो है। सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके बीआरओ ने आर्म्ड फोर्सेज के ब्रो की भूमिका निभाई है, ऐसा मैं मानता हूं। जब आदरणीय रक्षा मंत्री जी देश भर में एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 90 प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग करेंगे, तो उसकी वर्चुअल लॉन्चिंग के लिए यदि किसी स्थान का चयन किया गया तो हमारे क्षेत्र का किया गया। ये माननीय राजनाथ सिंह जी का हमारे साथ जो लगाव है, हमारे साथ जो प्रेम है, उसका भी एक प्रतीक है। गत 9 वर्षों में यहां इतने पुल बन गए, लगभग 200 से अधिक तो मेरे ही चुनावी क्षेत्र में। माननीय जी, आपकी बदौलत है मुझे यहां के लोग पुलों वाला एमपी कहने लगे। ये आपके आशीर्वाद से मुझे पदवी नसीब हुई। और इतना ही नहीं, बरसों से चले आ रहा भेदभाव समाप्त हुआ। चाहे धनराशि हो, चाहे दूसरे सब साधन हो, एक समान उनका वितरित होने लगा। जहां दूर सीमा तक सड़कों का निर्माण हुआ, वहां दूसरी ओर डोडा जैसे दूर दराज क्षेत्रों में मेरा अपना गांव, जहां हमारे पूर्वज कई बार बिना मोटर गाड़ी के दर्शन किए गुजर जाते, क्योंकि यातायात की कोई बहुत ज्यादा सुविधा नहीं थी। आज वहां नेशनल हाईवे निर्माणित हो रहा है। मुझे ये कहते हुए खुशी है, और ये हमारी जानकारी में रहे, रिकॉर्ड में रहे, कि बीआरओ ने एनएचएआई और एनएचडीएल के साथ भी सहयोग किया है। जनरल चौधरी जानते हैं, लखनपुर से जो हमारा हाईवे बन्नी बसोली से होकर के डोडा भदरवा पहुंचेगा, रास्ते में छतरगला की सुरंग आती है। भले ही उसका निर्माण भारतमाला के तहत होगा, लेकिन उस सुरंग का डीपीआर बीआरओ के तहत बीकन्स नाम की एजेंसी ने बनाया। अर्थात आपने एनएचएआई का भी सहयोग किया, दूसरी एजेंसियों का भी सहयोग किया। आज जहां हम खड़े हैं, यहां से एक्सप्रेस कॉरिडोर होकर के गुजर रहा है। खाने पीने की चीजों, खासतौर से टमाटर की कीमतों में कमी के चलते अगस्त 2023 में खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों में गिरावट आई। अगस्त में खुदरा महंगाई दर घटकर 6.83% रही, जो जुलाई में 15 महीने के साथ 7.44% पर जा पहुंची थी। जून 2023 में खुदरा महंगाई पर जो दर था वो 4.81%, और बीते वर्ष अगस्त 2022 की अगर बात करें तो अगस्त 2022 में खुदरा महंगाई दर 7% रही थी। अगस्त में भले ही खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई हो, लेकिन ये अभी भी आरबीआई के टॉलरेंस बैंड के अपर लेवल 6% से ऊपर बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को बताया कि केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस से 2 लोगों की जान गई है। राज्य सरकार ने कोझिकोड जिले में 2 लोगों की अप्राकृतिक मौत का पता चलने के बाद 5 नमूने जांच के लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजे थे। ये नमूने इसलिए भेजे गए थे ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि ये निपाह वायरस से संक्रमित हैं या नहीं। इन 5 में से 1 नमूना मृतक का था, जो 4 उसके संबंधियों के हैं। इसके अलावा राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इन 2 लोगों की मौत के बाद 11 सितंबर को अलर्ट भी जारी किया था। राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंगलवार को कहा कि सरकार 2 लोगों की मौत को गंभीरता से ले रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इन
जान गंवाने वालों का कारण निपाह वायरस का संक्रमण होने के संदेह के चलते जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कुल्लू में आपदाग्रस्त स्थानों का दौरा किया और प्रभावितों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कुल्लू के संगम ब्रिज और मनाली के आलू ग्राउंड सहित विभिन्न स्थानों पर बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान लोगों ने प्रियंका गांधी को बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य सरकार ने आपदा में उन्हें हर संभव मदद दी है। मनाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने आपदा का मजबूती के साथ एकजुट होकर सामना किया है और राज्य के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, सभी मंत्री और कांग्रेस के विधायकों ने ग्राउंड जीरो पर रहकर लोगों की मदद की। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग श्रमदान कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर आर्थिक मदद भी दे रहे हैं। जिस भावना के साथ राज्य के सभी लोगों ने इस मुश्किल घड़ी का सामना किया, उन्होंने कहा कि वो पूरे देश के लिए मिसाल है। गया था तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को याद करवाया। मैंने उन्होंने कहा कि नेशनल डिजास्टर इसको डिक्लेयर कीजिए, तो उन्होंने मुझे पकड़ के कहा कि हम इसको करेंगे उसमें जल्दी में। तो पहले भी हमने पूरी जो केंद्र सरकार के नियमों के तहत है 10 अगस्त तक हमने 8,000 करोड़ रुपए का जो अनुमान था उसके भेज दिया और दूसरी आपदा तो 14 अगस्त को आई है, तो 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान है। स्कूल तक नहीं रहे। प्रदेश सरकार की तरफ से तो खूब प्रयास हुए हैं, आप जानते भी हैं। मुख्यमंत्री जी भी, मंत्री, सारे हमारे मंत्री विधायक सब ग्राउंड पे ही रहे और उन्होंने लगातार पूरी कोशिश की और कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अगर ये नेचुरल डिजास्टर मतलब राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाए तो इससे बहुत फायदा हो सकता है, मदद हो सकती है। क्योंकि हम जितना भी करना चाहते हैं, पूरा प्रयास भी करें, तब भी जितनी आपदा आई है और जितना नुकसान हुआ है उसको एक्चुअली पूरा भरने के लिए केंद्र सरकार के बिना नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो अपील है केंद्र सरकार से कि इसको नेशनल डिजास्टर घोषित करें। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने दौरे को लेकर प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा के 2 महीने बीत चुके हैं और अब प्रदेश में जनजीवन जब सामान्य हो रहा है, आपदा के 2 महीने बीतने के बाद राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस की हिमाचल की उन्हें याद आई है। अब तक वो, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म पर निशाना साधने में व्यस्त थी। प्रियंका गांधी वाड्रा जी आई है और हिमाचल प्रदेश में आपदा को लगभग 2 महीने हो गए हैं और इन्हें समय मिला है 2 महीने बाद ही सही। मैं इनका यहां हार्दिक धन्यवाद करता हूं और मुझे लगता है कि पिछले 2 महीनों से कांग्रेस सनातन धर्म के विरोध में जो सनातन धर्म को समाप्त करने की रणनीति इनकी चलती है, उस रणनीति को प्रियंका गांधी कहीं अंजाम दे रही होंगी और इनके नेता, इनका जो INDIA का जो गठबंधन है उसके नेता तो उसके बारे में बोल ही रहे हैं कि इसको सनातन धर्म को हमें समाप्त करना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की ओर से मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत कोष के लिए 45,71,575 रुपए का अंशदान किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पुनीत कार्य के लिए न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह का आभार भी जताया और कहा कि ये योगदान प्रदेश में आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोग इस योगदान के लिए आभारी हैं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हिमाचल प्रदेश के बागबानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। मंडी जिले में आपदा प्रभावित देवरी गांव का दौरा करने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अमेरिका से आयात होने वाले सेब पर आयात शुल्क घटाकर 15% करने का फैसला लिया है, जो प्रदेश के बागबानों के साथ अन्याय है। अब अमेरिका का सस्ता सेब, उन्होंने कहा, मिलेगा, जबकि हिमाचल का सेब महंगा हो जाएगा। इससे यहाँ के सेब की खरीद भी कम हो जाएगी। प्रियंका ने केंद्र सरकार से इस शुल्क को दोबारा बढ़ाने की मांग की। से जो सेब आ रहे हैं उन पे जो टैक्स है वो 35% से शायद 15% हटा दिए। तो इसका मतलब है कि उनका जो आयात है वो आसान हो जाएगा और वो आसानी से बिकेंगे। और दूसरा उल्टा इस तरफ शिमला में जो सेब की पेटियां हैं उनको खरीदने का दाम जो कुछ बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने कम कर दिया है। तो यहाँ जब नुकसान है और यहाँ के जो सेब के किसान हैं वो जब पीड़ित हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए या अमेरिका के किसानों की? तो सीधी सी बात है, उनको यहाँ पे मदद करनी चाहिए और इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय जो सही दाम है वो मिलना चाहिए सब।
वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 15% करने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा है कि हिमाचल की 14% जीडीपी सेब पर ही निर्भर है। ऐसे में केंद्र के इस फैसले से प्रदेश को खासा नुकसान पहुंचेगा। के वक्त पर हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है, केंद्र सरकार ने, कि वॉशिंगटन एप्पल पर जो सेब हम अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे, आयात करेंगे, उस पर सिर्फ और सिर्फ 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। इंपोर्ट ड्यूटी 70% से काटकर 15% पे ले जाया जाएगा। यह कमिटमेंट मोदी जी ने अमेरिका को करी। यह कमिटमेंट करते वक्त मोदी जी एक बात भूल गए। जब जून में जा रहे थे अमेरिका तो 70% से घटाकर 50% करने की बात कही थी। तभी स्टेट डिनर भी मिला था, एक डिफेंस डील भी करी थी, माइक्रोन को भी बुलाया था। और अब जब अमेरिका यहां आया तो उनको तोहफा दिया। मेजबान हो तो नरेंद्र मोदी जी जैसा। अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आते हैं, अपने वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी 15%, मात्र 15% आ जाती है, घट जाती है, और अपने किसानों के लिए वो बड़ा तोहफा लेके वापस चले जाते हैं। हमारे किसानों पर मोदी जी चाबुक चलाएंगे और अमेरिका के किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। यह काम मोदी जी ही कर सकते हैं। वही